तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है आईएससी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का। आईएससी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। इसका जो पेपर का फॉर्मेट है, इसका भी पेपर का फॉर्मेट वही पूरा सेम रहेगा जो आईएससी क्लास 12 का है। ठीक है, तो जो स्पेसिमेन पेपर 12 का है वही सेम फॉर्मेट रहने वाला है आईएससी क्लास 11 के एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का। ठीक है, यूनिट एंड ऑल जो है वो डिफ़र करेगा। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, देखो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यही पूरा सेम टू सेम चैप्टर क्लास 12 का कॉमर्स बुक का पहला चैप्टर है। जो कॉमर्स का पहला चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें देखना मेरा एक वीडियो भी है, क्लास 12 आईएससी कॉमर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट। वही चैप्टर आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, या व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब जो मेरा सराउंडिंग्स है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स इन विच वी एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है द एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग्स इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब it refers to all those internal and external factors which is beyond the control of one's business but it has a significant influence on the working and performance of any business। हम लोग का environment का क्या हम लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जाहिर सा बात है। हम लोग का environment का प्रभाव हम लोगों का बॉडी के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, वो बाहर काम कर रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्रॉब्लम होगा उसको काम करने में। एनवायरनमेंट सूटेबल है, काम आसानी से करेगा वो। उसी तरह बिजनेस का एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। बट क्या हम लोग अपना एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। अप टू अ सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज और नॉट कंप्लीटली। उसी तरह बिजनेस भी अपना कुछ एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है बट सबको नहीं कर सकता है। ज़्यादातर जो फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है इट इज़ बियॉन्ड दी कंट्रोल। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी जो बिजनेस करने का माहौल है, एनवायरनमेंट है, अभी जो है, क्या हम लोगों के दादा लोग या नाना या ग्रेट ग्रैंडफादर वो लोग जब बिजनेस कर रहे थे तो उस वक्त भी बिजनेस का माहौल वैसे ही था क्या? नहीं, उस वक्त बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ और था और अभी कुछ और है। तो ये डायनेमिक वर्ड का मतलब है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का वन ऑफ द फीचर है, इसका मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज से 20 साल पहले जाओ, ऑनलाइन पेमेंट, दुकान में ऑनलाइन पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज जो शॉप में ऑनलाइन पेमेंट नहीं है उसका सेल कम होगा और जो शॉप में है उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है स्कैन करके पे कर रहे हैं ऑनलाइन, कैश उतना नहीं प्रीफर कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, बिकॉज इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक। दूसरा है रिलेटिव। पहला बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर डायनेमिक, मतलब इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरा है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है, एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का माहौल है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या अमेरिका में वैसे ही है? नहीं।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन भी चेंज होता है। कोलकाता में बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सिचुएशन है, क्या केरला में वही है? क्या गुजरात में वही है? इट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है जितना भी फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक में चेंजेस आएगा तो बाकी सब को उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना ईजिली इसको समझा नहीं जा सकता है, ईजिली इसके ओवरकम नहीं किया जा सकता है। अनसर्टेन, फिफ्थ फीचर क्या है? अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। क्या किसी को भी पता था डिमोनेटाइजेशन होगा? नहीं। किसी को भी पता था कोविड आ जाएगा? नहीं, है ना। सिनेमा थिएटर वाले लोगों को थोड़ी पता था कोविड आ जाएगा, मेरा सिनेमा 6 महीना बंद हो जाएगा। स्कूल वाले लोगों को थोड़ी पता था, या कोचिंग सेंटर वाले लोगों को थोड़ी पता था कि कोविड आ जाएगा और 3 महीने तक कोई स्टूडेंट ही नहीं आएगा, बिजनेस बंद रहेगा। तो इट इज़ वेरी अनसर्टेन। कब क्या होगा कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स है। जनरल एंड नंबर 7 है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या मतलब है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस का? बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह का फोर्सेस ऑपरेट करता है, एक होता है जनरल फोर्सेस, एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो सब बिजनेस के लिए सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोलकाता में बहुत जोरदार बारिश होने लगता है, तो सब बिजनेस के लिए बारिश हुआ है, सबको बारिश की वजह से लॉस होगा। अकेला एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं होने वाला है। बट स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जिससे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही परेशानी होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब बहुत ज़्यादा जो है फाइनल एग्जाम के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का भीड़ देखने को मिलता है, कहाँ पे? बुक शॉप्स में, है ना। फाइनल एग्जाम खत्म हो गया, अब जैसे ही देखो फाइनल एग्जाम खत्म होता है, बुक शॉप्स में हो गया, कंप्यूटर सेंटर में हो गया, ये सब जगह भीड़ बढ़ जाता है। और जो कोचिंग सेंटर है जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भीड़ कम हो जाता है। तो ये जो है ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है सिर्फ। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? उसी तरह कल को अगर मान लो गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट आके बोल दिया कि काउ स्लॉटरिंग, गोट स्लॉटरिंग, जितना भी इंडस्ट्रीज है मीट से रिलेटेड वो सब बैन हो जाएगा। तो ये काउ, स्पेशली काउ और गोट का हम लेते हैं, काउ हो गया, गोट हो गया, बफलो हो गया, ये सब के बैन होने की वजह से क्या होगा? लेदर इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि लेदर नहीं ऑब्टेन्ड होगा। तो ये रूल के वजह से स्कूल वाले लोगों को कोई फर्क पड़ा, कॉस्मेटिक्स वाले लोगों को कोई फर्क पड़ा, कपड़ा वाले लोगों को कोई फर्क पड़ा, किसको? लेदर इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा। समझ में आ रहा है बात? अब वो पानी दे दीजिए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये क्या था? जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तो देखो कुछ पॉइंट्स हम बताए हैं, है तो बहुत सारा पॉइंट, बट मैक्सिमम तुमको 8 पॉइंट कम से कम याद रखना है। डायनेमिक, रिलेटिव, इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टिनिटी, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट ये सब के लिए एग्जिस्ट करता है, चाहे कोई बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। इट इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सब हम लोग क्या पढ़े? ये हम लोग पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत सारा स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? वो क्लास 10 में था ना, शेयर होल्डर्स तो एक पार्ट हो गया स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है। समझ में आया? स्टेक होल्डर्स का मतलब जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है। अब कौन कौन है? कुछ एग्जाम्पल दो स्टेक होल्डर्स का।
क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स है, जिसका कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, ये सब मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। समझ में आया? अब किसका क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े हैं ना। व्हाट आर द वेरियस, हु आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहे तो पॉइंट? अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर तुम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस तुमको मिलेगा अगर तुम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझते हो? समझ में आ रहा है? अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझ रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलने वाला है? पहला एडवांटेज जो आपको मिलने वाला है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से पढ़ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि यस, ये एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है, फट से जाकर तुम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिए, तो क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ा रहे तो हम एक प्रॉब्लम फेस किए। देखिए कि स्टूडेंट लोग के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है डेली क्लास आना, ट्यूशन्स कभी ना कभी मिस हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करके किया जाएगा? हम देखिए, अगर क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसको अगर डेली बेसिस में अपलोड किया जाए तो एक तो मेरा रीच बढ़ेगा, और दूसरा जो स्टूडेंट एब्सेंट कर रहा है कभी कदार, तो उसको भी कुछ इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ेगा। वो अपना उस क्लास को ऑनलाइन बेसिस पे कर लेता है, बाद में रिवीजन करना है एग्जाम के टाइम कुछ चैप्टर को, तो वो भी वो कर सकता है आराम से। समझ में आ रहा है बात मेरा बोलने का? तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया हमको कि हाँ, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया, तो हम क्या किए? इसको इम्प्लीमेंट कर दिए। उसी तरह, तो ये एक एग्जाम्पल था, बेसिक्स था। मारुति सुजुकी देखता है कि इंडिया में मिडिल क्लास सेक्टर बहुत है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कार खरीदने को। तो अगर हम कार को इतना प्राइस में बना दे कि एक नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, तो क्या होगा? रीच बढ़ेगा। वो वैसे ही कार निकाला 4 लाख 5 लाख 7 लाख तक का, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिग्नल। तुम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो तो सिर्फ तुमको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएगा, थ्रेट भी नज़र आ जाएगा। अरे देखो, थ्रेट आने वाला है, थ्रेट आने वाला है, तो क्या करना है? अपना वर्कर्स, अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि हम लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो ये क्या हो गया? अर्ली वार्निंग सिग्नल को देखकर तुम अपने लॉसेस पोजीशन ऐसा बरकरार रख सकते हो जिससे तुम्हारा लॉसेस। तीसरा, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अगर तुम इन्वायरमेंट को सही से स्कैन कर रहे हो तो तुम अपना बिजनेस का स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बना सकते हो। क्या मतलब है उस हिसाब से बना सकते हो? तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन करने की वजह से तुमको ये चीज़ नज़र आया कि हाँ, अगर हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है तुमको ये पॉलिसीज लागू कर देना चाहिए। हमको अपना सेल ज़्यादा करना है तो EMI फैसिलिटी दे देते, वारंटी दे देते, सेल बढ़ जाएगा। तो ये क्या किए? तुम बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छा कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम MI छोड़ के और कोई फ़ोन यूज़ नहीं करते, 3 ये लेके 3rd फ़ोन हम चेंज किए तो MI को यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले भी MI यूज़ कर रहे थे, फिर MI, अभी भी MI। ये रेंज में और भी बहुत सारा अच्छा फ़ोन है, बट MI का आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। वीवो ओप्पो का फ़ोन ख़राब होगा तो सर्विस सेंटर में जाओगे 1 महीना बाद बोलेगा वो, बट MI का क्या, तुमको 1 घंटा के अंदर, मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, हमको 1 घंटा बैठाया और संगे संग ठीक करके दिया। ब्लूटूथ ख़राब हो गया था मेरा MI का, स्पीकर हेडफोन ले करके हमको नए एक्सचेंज करके दिया 10 मिनट्स के अंदर। गए, देखा ठीक नहीं होगा, फेंक के दूसरा हमको फॉर्म साइन करवाया, दूसरा दे दिया। तो हम क्यों, हमको एक आफ्टर सेल सर्विस अच्छा लगा तो हम बोले कि नहीं यही लेते हैं। इन केस अगर बिगड़ेगा तो हमको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा। तो ये क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी उन लोग ऐसा बनाया, वो लोग इन्वायरमेंट को स्कैन किया होगा कि यार ये सब कस्टमर लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ अगर हम सुधार दे तो मेरा सेल बढ़ेगा। ठीक है। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने का। चौथा एडवांटेज क्या है? पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दूसरा अर्ली वार्निंग सिग्नल, तीसरा बिजनेस स्ट्रेटेजी, चौथा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो हम पढ़ा रहे, मेरे तरह तो बहुत कोई पढ़ा रहा है तोपसिया में या आसपास जो है बहुत कोई पढ़ा रहा है, तो सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बहुत ख़राब पढ़ा रहा नहीं। तो हम ऐसा क्या करें जो उससे हम अलग निकले? तो हम क्या किया, हम ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? ताकि स्टूडेंट लोगों को लगे अगर हम कभी नहीं भी आए तो हम ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से क्या होता है, तुम अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकालते हो। ऐसा हम क्या कर दे जो बाकी कोई नहीं कर रहा है। समझ में आया बात? नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। जब तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन करोगे तो पब्लिक की नज़र में तुम्हारा इमेज क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगा। कोपिंग विथ चेंज, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से तुम जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसके साथ तुम कोप अप कर सकते हो। नोकिया का जो सीईओ है, नोकिया जानते हो ना ब्रांड, एक वक्त में बहुत फेमस ब्रांड था मोबाइल फ़ोन का, मतलब सबके हाथ में नोकिया ही रहता था, नोकिया छोड़ के और कोई फ़ोन नहीं रहता था। नोकिया का सीईओ अपना लास्ट स्पीच में क्या बोला रोते हुए, वो बोला हम लोग ऐसा कुछ गलत नहीं किए, कुछ खराब नहीं किए, हम लोग बस वक्त के साथ चेंज नहीं कर पाए अपना प्रोडक्ट को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपिंग अप विथ चेंज। अगर तुम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन करते हो, सही से स्टडी करते हो, तो तुम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। और अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्टडी नहीं कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तुम उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर तुम प्रोडक्ट को चेंज नहीं करोगे बदलते वक्त के साथ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इतना बड़ा ब्रांड नोकिया जो एक वक्त में हर इंसान के हाथ में रहता था, वो आज मार्केट से एकदम ही गायब है, बिकॉज दे कैन नॉट कोप अप विद द चेंजेस। समझ में आया बात? नेक्स्ट आता है कीपिंग पेस विद कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर का डिमांड जैसा बढ़ रहा है फास्ट, पहले आईफोन देखो, पहले 3 साल 2 साल में लॉन्च करता था प्रोडक्ट, बट अभी कंज्यूमर को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, वो हर साल लॉन्च कर दे रहा न्यू। हो सकता है आने वाला 2-3 साल बाद हर 6 महीने में वो लॉन्च कर दे। क्यों? कंज्यूमरिज्म का जो पेस बढ़ रहा है उसके साथ तुमको अपना स्पीड को रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, मार्केट में यूज कोई नहीं करेगा। क्लियर हो गया एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्लासिफाई हो रहा है 2 पार्ट में, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट फिर फर्दर क्लासिफाइड हो जा रहा है 2 पार्ट में। वो कौन सा? सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा 2 पार्ट में क्लासिफाइड है? इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ में आया? फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई हो रहा है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो। समझ में आ गया? बिजनेस एनवायरनमेंट का 2 ब्रांच, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का 2 ब्रांच, माइक्रो एनवायरनमेंट और, क्लियर हो गया पॉइंट? अब इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल्ड में है। Internal environment refers to all those factors which are under the control of the business. External environment refers to all those factors which is beyond the control of the business. Clear point? Internal environment कौन सा factors जो बिजनेस के कंट्रोल में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा क्या क्या कंपोनेंट्स है इंटरनल एनवायरनमेंट का? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, पॉलिसी रहेगा, तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक तुम्हारे कंट्रोल में है। तीसरा
मैनेजरियल एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में है। चौथा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा तुम्हारे कंट्रोल में है। पांचवा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पावर स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होगा वर्कर्स और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। तो ये सब किस में आ जाता है, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जो कंट्रोल्ड में नहीं है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में भी दो पार्ट है, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट। का मतलब क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस से क्लोजली कनेक्टेड है, मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस है, वो क्या हो जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो कि लूजली कनेक्टेड है, लूजली कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, जिसमें जो कि हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्सेस, एक पर्टिकुलर मेरा बिजनेस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्लोजली कनेक्टेड विद द बिजनेस, स्पेसिफिक फोर्सेस। मैक्रो इन्वायरमेंट लूजली कनेक्टेड विद द बिजनेस, जनरल फोर्सेस। क्लियर। अब माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है जिससे तुम क्लोजली कनेक्टेड हो, जिससे बिजनेस क्लोजली कनेक्टेड है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, पब्लिक्स एंड मार्केटिंग मिडिलमैन, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब देखो कस्टमर से जो है एक बिजनेस क्लोजली कनेक्टेड रहता है ना, अगर कोई भी बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। दूसरा होता है सप्लायर, सप्लायर मतलब जो तुमको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है या तुमको जो क्रेडिट में सामान देता है, क्रेडिटर बोल सकते हैं। ये भी देखो तुम्हारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, क्लोजली कनेक्टेड रहता है। क्यों, क्योंकि अगर सप्लायर अनॉय हो गया, गुस्सा हो गया, सप्लाई कट कर दिया तो तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल बिगड़ जाएगा, है ना। तो एफर्ट रहना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत सारा सप्लाई चेन हो, सप्लायर्स हो, कोई एक के ऊपर डिपेंडेंट सही नहीं है। देखो इंडिया चाइना में, इंडिया पाकिस्तान में झमेला हुआ, हम लोग पाकिस्तान से सब ट्रेड लिंक कट कर दिए, बट हम लोग चाइना से झमेला होता है ट्रेड लिंक कट नहीं करते। क्यों, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है बहुत सारा कमोडिटी का इंडिया में। अगर हम लोग कट कर देंगे तो चाइना का तो कम नुकसान होगा, हम लोग का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या समझदारी किसमें है कि एक से ज़्यादा सप्लाई चेन रखा जाए, कि कोई एक सप्लायर के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, उससे मेरा ताल्लुकात खराब भी हो जाए तो मेरा बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर से भी तुम क्लोजली कनेक्टेड रहते हो, उसका प्रोडक्ट में तुमको नज़र रखना पड़ता है, उसका हर चाल में तुमको नज़र रखना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि अगर तुम कॉम्पिटिटर के ऊपर नज़र नहीं रख रहे हो तो वो तुमसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। लास्ट है मार्केटिंग पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है लोकल पब्लिक और मीडिया और प्रेस जो है, ये लोग से भी तुमको अपना ताल्लुकात अच्छा करके रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि तुम जो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हो वो सोसाइटी से अगर तुम्हारा ताल्लुकात अच्छा नहीं है, मीडिया से ताल्लुकात अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा गुड्स का ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई सामान बना रहे, जैसे कि अगर हम लोग एक बात ले लें, एक पर्टिकुलर कंपनी है, किंगफिशर ले लेते हैं। अब विजय माल्या लेकर भागा पैसा, तुम्हारा पैसा लिया, बैंक का लिया, बट चोरी तो किया, तुम्हारे तो पर्सनली तो कुछ चोरी नहीं किया, बट फिर भी हर आदमी उससे नफरत करता है ना, एकदम बेकार आदमी, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। किंगफिशर का सब सामान क्या होता है, बैंड हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस बैंड हो गया, उस आदमी एकदम बेकार आदमी, इसका कोई सामान नहीं खरीदना, होता है ना ऐसा। तो क्यों, क्योंकि तुम्हारा पब्लिक के साथ इमेज अच्छा नहीं है। उसी जगह टाटा को ले लो, रतन टाटा, रतन टाटा क्या कभी आके तुमको हाथ में 100 रुपये दिया है, ये लो बाबू खा लोगे, नहीं, बट वो कंट्री के लिए इतना अच्छा काम किए कि लोगों के दिल में उनके लिए प्यार है, इसीलिए टाटा का हर प्रोडक्ट इंसान आंख बंद करके खरीद ले रहा है। टाटा का है तो अच्छा है, क्यों, रतन टाटा या टाटास दे आर ऑनेस्ट पर्सन, लोग चोर नहीं है। तो तुम्हारा पब्लिक के साथ कनेक्शन भी तुम्हारा गुड्स का वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, जो है मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इन्वायरमेंट, जो सबके लिए सेम है। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए अलग है, तुम्हारे बिजनेस के लिए अलग है, सबके लिए सेम है। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? बोलो, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब क्या मतलब है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग का जो सिलेबस है इसमें देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, जो है ना, बस इसको हम लोग को ऊपर से समझ के रखना है, ऊपर से हम लोग को समझ लेना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का दो कैटेगरी है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। डिटेल में उतना इससे क्वेश्चंस नहीं बनना चाहिए। अब स्कूल वाले लोग ज़बरदस्ती बना देते हैं तो बना देते हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। तो क्या क्या इन्वायरमेंट हम बोले? पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल और बोलो नेचुरल, ग्लोबल, ठीक है। अब क्या मतलब है ये सबका? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं हम लोग। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कैसा पॉलिसी है गवर्नमेंट का, किस टाइप्स ऑफ पॉलिसी है, समझ में आ रहा? गवर्नमेंट का कैसा पॉलिसी है, किस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है, टैक्सेशन का सिस्टम कैसा है, डायरेक्ट टैक्स किस तरह का है, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह का है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है कि कंट्री में किस तरह का टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, कॉपीराइट टेक्नोलॉजी का कैसा है, पेटेंट्स एंड ऑल का रूल क्या है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है कि कंट्री का पॉलिटिक्स कैसा है, लेफ्ट विंग है या राइट विंग है, मेजॉरिटी डोमिनेटेड है या माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, स्टेबल है या बार बार चेंज हो जाता है, ये सब आता है, समझ में आ रहा है। और लीगल इन्वायरमेंट में आता है लॉस कैसा है, लेबर लॉस कैसा है, समझ में आ रहा है, रूल्स क्या है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, वेजेस का रूल क्या है, सैलरीज का रूल क्या है, सोशल सिक्योरिटी का रूल्स क्या है, ये सब आ गया मेरा लीगल इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है पिस्टल एनालिसिस, PESTEL। पिस्टल एनालिसिस का क्या मतलब है? पिस्टल एनालिसिस एक सिंपल टूल है दैट हेल्प्स इन एनालाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में पिस्टल, PESTEL, पिस्टल फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोलॉजिकल। ये सब चेंजेस जो इन्वायरमेंट में आ रहा है इसका स्टडी करते हैं हम लोग पिस्टल एनालिसिस के थ्रू। समझ में आया बात? तो पिस्टल का फुल फॉर्म पॉलिटिकल, P फॉर, E फॉर, S फॉर, T फॉर, L फॉर, E फॉर, ये है पिस्टल एनालिसिस, ठीक है। तो पॉलिटिकल हम ऑलरेडी बता दिया, पॉलिटिक्स में क्या क्या आ रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल और इकोलॉजी में पोल्यूशन से रिलेटेड एनएल लॉ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोर्टर्स 5 फैक्टर एनालिसिस। पोर्टर्स 5 फैक्टर एनालिसिस। पोर्टर जो है 5 फैक्टर दिया है जिससे तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हो। क्या फैक्टर दिए है वो?
पोर्टर पहले बोला है थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स। अगर एक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है तो उसमें नया एंट्री होगा, नया प्लेयर लोग एंटर करेगा, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा प्रॉफिट घटते जाएगा, है ना, शेयर मार्केट में डिवाइड होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि वो मार्केट इतना ओवर क्राउडेड हो जाएगा कि कोई भी नया आदमी उसमें एंटर करने नहीं मांगेगा। तो एग्जिस्टिंग वर्कर, एग्जिस्टिंग प्लेयर लोग जो है, उन लोग को चाहिए कि ऐसा बैरियर क्रिएट कर दे कि न्यू मार्केट में कोई एंटर करने का सवाल ना हो। इतना इजी मत छोड़ो कि कोई भी एंटर कर जाए वो मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रॉफिटेबल है तो लोग आना चाहेगा। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर लोग को चाहिए कि तुम बैरियर क्रिएट करो कि कोई एंटर ना कर सके। तो ये है उसका पहला, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का क्या मतलब है? द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। Few supplier can impose their condition in terms of price, quality and quantity. On the other hand, if there is a lot of supplier, their influence is weak. Thus, the concentration of supplier and availability of substitute supplier are important factor in determining supplier power. अब देखो बोला है बार्गेनिंग पावर सप्लायर का क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सप्लायर कम है तो वो लोग अपना हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा, अपने हिसाब से क्वालिटी डिटरमाइन करेगा। अब सप्लायर ज़्यादा है तो कोई भी सप्लायर का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे CSC अकेला सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी करे तुमको उससे लेना पड़ेगा। अगर 10-20 कंपनी हो जाए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो देखो इसका पोजीशन गिर जाएगा, है ना। तो ये बोले कि सप्लायर का चेन ज़्यादा रहना चाहिए। ज़्यादा चेन रहेगा तुम अपने टर्म्स को मनवा सकते हो, कम रहेगा तुम उसके टर्म्स को मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तुमको सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोका कोला को हमेशा पेप्सी से रिलेटेड डर रहता है, थम्सअप से रिलेटेड डर रहता है, तो तुम अपने प्रोडक्ट में ऐसा कॉम्पिटिटिव एज निकालो कि उससे कुछ ना कुछ अलग रहे। तुम या तो अपना ब्रांड का वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, या प्रोडक्ट में कुछ ऐसा यूजफुलनेस डाल दो जो और किसी में नहीं है, ऐसा कुछ तुम करो। ठीक है, ये बोला है कौन? पोर्टर। नेक्स्ट है राइवलरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उससे राइवलरी तुम्हारा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंटर किया वही है। जैसे कि जियो एंड वोडाफोन दोनों ही ऑलरेडी है। अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है इससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट कम होगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जियो कंपटीशन को क्लियर करने के लिए क्या किया? लॉस में बेचने लगा, और कंपटीशन कम करने के लिए कम दाम कर देते हैं लोग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मोहल्ला में अब 10 आदमी ट्यूशन पढ़ाने लग गया, तो अब हमको भी पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? कम फीस चार्ज करेंगे ताकि मेरे पास आए, तो कॉस्ट भी कम होगी और प्रॉफिट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये 5 फोर्सेस बोला है, मॉडल बोला है कौन? पोर्टर, जिससे तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट को तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट यहाँ का, स्वॉट एनालिसिस। SWOT। स्वॉट एक शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, जिसको यूज करके तुम अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना ले रहे हो, तुम अपना पोजीशन को मजबूत कर ले रहे हो। समझ में आ रहा है बात? और जिसका एडवांटेज तुमको मिलेगा। वीकनेस क्या है? जो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर होता है, बहुत अच्छा है वो, स्कूल में भी हम लोग कहें, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे है, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम है।
कौन है, तुम समझ दोगे, है ना, पढ़ाते अच्छा है बट इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो ये उनका क्या हो गया, वीकनेस हो गया, है ना। तो वीकनेस क्या होता है, एक इनहेरेंट लिमिटेशन जिससे तुम्हारा पोजीशन को डैमेज पहुंचता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक फेवरेबल कंडीशन जो तुम लोगों के मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में नजर आ रहा है, जिसको यूज करके तुम अपना पोजीशन को और स्ट्रांग कर सकते हो। थ्रेट मतलब एक अनफेवरेबल कंडीशन जिससे बच के तुम अपना नुकसान को कम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमको पता चल गया कल जो है ज़ोरदार बारिश होने वाला है, अब बारिश होने वाला है यार, सेल तो ख़त्म हो गई होगा, अब अपना प्रोडक्ट को सही से संभाल के गोडाउन वोडाउन में पैकेजिंग को सही से करके रखे ताकि ख़राब ना हो जाए, लॉस ना हो। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखो स्वॉट एनालिसिस जो है ये बहुत हेल्पफुल है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज़ बनाने में, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, क्योंकि जब तक तुमको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता नहीं रहेगा, तुमको क्या अपॉर्चुनिटी या क्या थ्रेट है पता नहीं रहेगा, तो पॉलिसी कैसे बनाओगे। समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो ये सब जो है इसका यूजफुलनेस है स्वॉट एनालिसिस का, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, पूरा थ्योरी है। अब देखो क्वेश्चन आंसर अभी हम दे रहे नहीं, हम लिखवाएंगे नहीं क्वेश्चन आंसर, हम तुम लोग को क्वेश्चंस देंगे, पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। बुक में आंसर है, बैक में भी है, नहीं मिलेगा तो हमसे पूछना है, ठीक है। और अभी देखना हम जितना भी वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें हम अभी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं दे रहे, उसके बाद में एडिट करके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का PDF दे देंगे। तो ये भी हम दिए नहीं है ना, बाद में जब तुम लोग रिवीजन करोगे तो क्या क्वेश्चन है वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कितना टाइम हुआ, स्टॉप कर दो शायद, 12:30 बज गया, आए नहीं अभी तक इन लोग।